नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर नौखा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हमें कक्षा 6 के सामाजिक के विषय में भाग प्रथम में हमारे अतीत के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अतीत नामक जो पुस्तक है उसका आज अपने प्रथम अध्याय पढ़ने वाले हैं। पुस्तक का नाम है हमारा अतीत। अतीत शब्द से हमें जानकारी मिल जाती है कि अतीत यानी बीता हुआ समय। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में अभी अपन पढ़ने वाला है। प्राचीन समय में लोग क्या खाते थे, किसी चीज की उत्पत्ति की तो कब की, और जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे और उनका रहन सहन कैसा था, इनके बारे में पढ़ेंगे। लोग कहाँ रहते थे, यानी उस समय के लोग थे वो कहाँ रहते थे। तो उस समय के लोग नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। अब इससे आता है कि लोग नदी के तट पर रहते थे लेकिन खाते क्या थे, क्या खाते थे। तो अपन को पता है कि जो वर्तमान की स्थिति है और प्राचीन काल की जो स्थिति है उसके अंदर देखा जाए तो बहुत अंतर है। उस समय के लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा शिकार पर निर्भर रहते थे। आज के ज़माने में अपन किसी चीज़ का संग्रह कर लेते हैं, आगे 2-4 महीने पहले स्टॉक कर लेते हैं किसी चीज़ का खाने के लिए। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उस समय लोग क्या करते थे, जंगलों में रहते थे और पेड़ पौधों, उनके कंदमूल और शिकार पर ही निर्भर रहते थे। कई बार अपने
देखते हैं इतिहास में, तो लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे, यानी एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो वो क्यों चले जाते थे? क्योंकि वहां उस स्थान पर उनका शिकार खत्म हो जाता था, वहां जिस समय की वनस्पति थी वो उस समय वनस्पति खत्म हो जाती थी, तो वो अपनी वनस्पति प्राप्त करने के लिए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व लगभग 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ नामक फसल का उत्पादन किया। तो इसमें प्रश्न होता है कि प्राचीन काल में कौन सी फसल का उपयोग किया था? तो गेहूं और जौ नामक फसल का उत्पादन किया था। कब किया था? 8000 वर्ष पूर्व। कहां किया था? सुलेमान और किरतर पहाड़ियों पर। इसके साथ ही वहां पर लोगों ने पशुपालन का भी काम शुरू किया। पशुपालन का भी कार्य शुरू किया। जब उन्हें खेती का ज्ञान हो गया तो खेती के साथ साथ उन्होंने वहां पशुपालन का भी काम शुरू कर दिया था। कहां पर कर दिया था? सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों के पास में। अगला टॉपिक है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत। गारो तथा
मध्य भारत। गारो तथा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या नामक पहाड़ियों पर, विंध्या नामक पहाड़ियों पर ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं, ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों ने चावल उत्पादन किया। तो अभी इसमें प्रश्न बनते हैं कि उस समय के लोगों ने चावल का उत्पादन कहां किया था। तो भारत के अंदर गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल नामक की 2 पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों के ऊपर या उन पहाड़ियों के पास में जो मैदानी भाग है, वहां पर उन्होंने चावल का उत्पादन किया था। अगला टॉपिक है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां तो 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां हैं, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। तो प्राचीन काल में नगरों का विकास कब हुआ? तो इसका प्रश्न बनता है 4700 वर्ष पूर्व। कहां हुआ था? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन सी होती हैं? जो किसी एक नदी में जाकर के मिल जाती हैं, उसे सहायक नदियां कहते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, इन इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे जिन नगरों का विकास हुआ जिन नगरों का विकास हुआ वो 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है।
सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास में जिन नगरों का विकास हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, और गंगा तथा इसकी सहायक नदियां के किनारे जिन नगरों का विकास हुआ वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अगला टॉपिक है देश के नाम। देश के नाम। अपना देश है भारत, तो अपने देश का नाम भारत क्यों पड़ा? नाम तो और भी रख सकते थे ना। इसके पीछे क्या कारण है, इसका इतिहास क्या कह रहा है? तो इंडिया शब्द इंडियन से निकला है। इंडिया शब्द इंडियन से निकला है। इंडियस से निकला है। इंडिया शब्द इंडेज शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडेज शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और इसी नदी सिंधु को इंदोस और इसी नदी के पूर्व भाग को इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और इसी नदी के पूर्व भाग को इंडिया का है। इंडिया का था।
उससे आगे आता है भारतीय इतिहास के स्रोत। बात का मतलब है इतिहास जानने के लिए अपने पास कुछ स्रोत चाहिए, यानी साधन। भारतीय इतिहास के स्रोत। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है वो सर्वप्रथम पांडुलिपि। भारतीय इतिहास के स्रोत पांडुलिपि। पांडुलिपि किसे कहते हैं? ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ये पुस्तक हाथ से लिखी जाती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है, इसलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपि ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं, इसलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। तो पांडुलिपि ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं, इसलिए इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। तो इसमें ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि पांडुलिपि लिखने के लिए जो पेड़ काम में आता है उस पेड़ का नाम, तो भूर्ज नामक पेड़। भूर्ज नामक पेड़ कहाँ मिलता है? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में। दूसरा स्रोत अभिलेख। अभिलेख यानी ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, तांबा, कांसे की प्लेट, दीवारों पर
जो कलाकारी की जाती है उसे अभिलेख कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, पीतल, कांस्य की प्लेट, पत्थर, मंदिरों की दीवार पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। भारतीय इतिहास के दूसरा स्रोत है वो है अभिलेख। ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, पीतल, कांसे की प्लेट, पत्थर, मंदिरों की दीवार पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन से उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो ये अभिलेख ध्यान में आ गया आपने। अभी तीसरा स्रोत है वंशावली। वंशावलियां किसे कहते हैं? जो एक दूसरे वंश यानी पीढ़ी के बारे में जानकारी रखी जाती है वो वंशावली कहलाती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो लेखा जोखा रखा जाता है और उन बइयों को वंशावली कहा जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा जोखा रखा जाता है उस बही को वंशावली कहते हैं। जैसे राव, बड़वा, बाट, बारोट, जोगा, पांडे,
आदि। यानी वंशावली का अर्थ है जन्म से लेकर के मृत्यु तक का लेखा जोखा रखा जाता है, उस बही को वंशावली कहते हैं। जैसे राव, अपने सामान्य भाषा में अपन जिसको राव कहते हैं, कुछ स्थानों पे उसको बड़वा नाम से भी पुकारा जाता है। बड़वा, भाट, बारोट, जोगा, पांडे, ये कई प्रकार के लोग हैं जो इन बहियों को रखते हैं। और वो बहियों के अंदर है अपने 10, 15, 20 पीढ़ी तक का जो लेखा जोखा है वो उसमें मिल जाता है। किस आदमी की कब जन्म हुआ था, कब उनकी शादी हुई थी, कब उनकी मृत्यु हुई थी, ये सारा विवरण इन वंशावलियों के माध्यम से पता चल जाता है। तो अपन को क्या, कब, कहां और कैसे, यानी कैसे शब्द इतिहास को जानेंगे कैसे, इनके माध्यम से, जो इतिहास के भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, इनके माध्यम से अपन इतिहास का पता लगाएंगे। जैसे पहला पांडुलिपि आ गया, दूसरा अभिलेख आ गया, तीसरा वंशावली आ गया, और अब चौथा है पूरा ऐतिहासिक काल। नंबर 4, पूरा ऐतिहासिक काल। पूरा ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि तक जो विकास हुआ है, जो बीच में समय लगा है, उसे पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मनुष्य के जन्म से लिपि तक जो विकास हुआ है, उसी समय को पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले हुई थी और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पहले हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले हुई थी, जबकि मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। पूरा ऐतिहासिक काल, मनुष्य के जन्म से लेकर
लिपि तक का जो विकास का समय उसे पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले हुई थी, जबकि मनुष्य की उत्पत्ति 40 लाख वर्ष पहले हुई थी। ये हो गए अपने भारतीय इतिहास के स्रोत। अभी अपने अध्याय 1 में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लिख पा रहे। नंबर 1, लोग कहां रहते थे? लोग कहां रहते थे? प्रश्न नंबर 2, सहायक नदियां किसे कहते हैं? सहायक नदियां किसे कहते हैं? लोग कहां रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। सहायक नदियां किसे कहते हैं? जो नदियां किसी एक नदी में आकर के मिल जाती है उसे सहायक नदियां कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? ये लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो उस समय के लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? पेड़ पौधों के माध्यम से, कंदमूल और अखेट यानी शिकार के द्वारा। चौथा प्रश्न है, अखेट किसे कहते हैं? अखेट किसे कहते हैं? शिकार को अखेट कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, सबसे पहले किस किस फसलों को उपजाया गया था? सबसे पहले किस किस फसलों को उपजाया था? तो प्राचीन समय में सबसे पहले गेहूं और जौ नामक फसल का उत्पादन किया था, और वो भी कहां किया था? सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों पर। छठा प्रश्न, कितने वर्ष पहले फसलों को उपजाया गया था? कितने वर्ष पहले फसलों को उपजाया था? तो सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों पर 8000 वर्ष पहले फसलों को उपजाया था या उनका उत्पादन किया था। प्रश्न क्रमांक 7, चावल की खेती कहां पर हुई थी सबसे पहले? चावल की खेती सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो प्राचीन काल में चावल की खेती सबसे पहले कहां पर हुई थी? गारो तथा मध्य भारत की विंध्या नामक पहाड़ियों पर हुई थी।
प्रश्न क्रमांक 8, नगरों का विकास कब हुआ था? नगरों का विकास कब हुआ था? तो नगरों का विकास 4700 वर्ष से पूर्व हुआ था, और वो भी कहां पर? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास। प्रश्न क्रमांक 9, पांडुलिपि किसे कहा जाता है? पांडुलिपि किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत की विंध्या पहाड़ियों के पास का जो पांडुलिपि किसे कहा जाता है? हाथ से लिखी गई जो पुस्तक है उसे पांडुलिपि कहा जाता है, और ये बुर्ज नामक पेड़ की छाल के ऊपर लिखी जाती है। 10वां प्रश्न है, अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख किसे कहा जाता है? यानी किसी धातु के ऊपर लिखा गया लेख अभिलेख कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसे की प्लेट, इसके ऊपर जो लिखा गया लेख क्या कहा जाता है? अभिलेख। धन्यवाद।